नमस्कार, प्रणाम। चेतन भारत लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी के लिए हम आपको जो निशुल्क वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अब से आपको सिर्फ और सिर्फ सीबीएल यूपीएससी हिंदी माध्यम जो चैनल है हमारा उसके ऊपर मिलेंगी। अब से ये आपको सीबीएल यूपीएससी प्रिपरेशन चैनल पर नहीं मिलेंगी। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सीबीएल यूपीएससी हिंदी माध्यम। थैंक यू सो मच। जैसे कल हम लोगों ने किया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कि वास्तव में पृथ्वी अंदर से दिखती कैसी है, कैसे हमें इसके बारे में पता लगा है। हमने बहुत सारे घटक देखे थे जिसमें हमने ये देखा कि क्या ज्वालामुखी से हम पता लगा सकते हैं, क्या फिर हम लोग उल्कापिंड से पता लगा सकते हैं, या हम खुदाई से पता लगा सकते हैं। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि एक्चुअल में भूकंपीय तरंगे एक ऐसा जरिया है जिससे हम पता लगा पाते हैं कि धरती की आंतरिक संरचना कैसी है। ये हमने कल देख लिया था। अब आज जो है हम लोग करने जा रहे हैं बहुत सारे सिद्धांतों में से एक सिद्धांत जिसका नाम है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत जो है सारे के सारे बेसिकली ये क्या है, इन सिद्धांतों को लेकर आया गया क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमागों में प्रश्न थे कि अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना तो हम लोगों ने पढ़ ली, लेकिन क्या ये जो धरती है क्या जैसी अभी है पहले भी ऐसी ही रही होगी, या फिर आपने कुछ और चीज़ें इसमें ऑब्जर्व करी होंगी, उनका अवलोकन किया होगा। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करी और फिर उनको जस्टिफाई करने के लिए बहुत सारे सिद्धांतों को दिया गया। जैसे हम मान लेते हैं कि पृथ्वी आज जैसी है वो 200 मिलियन साल पहले ऐसी नहीं थी। तो ये मान तो हमने लिया, लेकिन अब एक्चुअल में थी कैसी वो कौन बताएगा। और अगर आपने बता भी दिया कि वो कैसी थी तो वो उसके लिए आपको कुछ साक्ष्य देने पड़ेंगे। आपने जस्ट बोल दिया और हमने मान लिया, ऐसे तो कभी भी नहीं होता। आपने कोई बात बोली है उसके रीजंस आप देकर जाएं, अदरवाइज आपकी बात हम लोग नहीं मान रहे हैं। हम भी उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें से प्रश्न आते हैं। अगर इसका कारण ना होता तो हम नहीं पढ़ रहे होते इसे। तो वैसे ही अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी चीज़ बोल रहा है तो उसके पीछे का जो कारण है उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए और वो कारण सभी को सही भी लगना चाहिए। सिंपल बस बता देने से कि हाँ इसका ये कारण है, कोई सेंस नहीं बन रही, कोई कुछ नहीं बन रहा, उससे तो काम भी नहीं चलेगा फिर से। तो अगर आप कुछ बता रहे हैं तो उसके पीछे सही सटीक कारण बताकर जाइए और फिर तभी लोगों के दिमागों में जो है कि सेटिस्फैक्शन है वो आती है कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो सही कह रहा है। तो वैसा ही एक सिद्धांत जो है ये बताता है कि पृथ्वी आज ऐसी है, लेकिन हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। हमेशा से ही कैसी थी पहले वो ऑब्जर्व किया गया, उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ रीजंस दिए गए। तो ये सिद्धांत बहुत कड़ी में 1900 के दशक से ही चलते हुए आ रहे थे। वो 1900s में 1910 के बाद 1910 के बाद में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो दिए, जिसमें से एक सबसे जो सिद्धांत है जिसको सभी ने सही ठहराया कि हाँ बाकी सब ने तो बहुत कुछ गलत बताया, आपने चीज़ें ठीक बताई हैं, वो व्यक्ति थे एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर थे जिन्होंने ये बताया कि जो धरती अभी ऐसी है वो पहले ऐसी नहीं थी, और कैसी थी मैं बता के जाऊंगा। तो वो बताकर गए। इन्होंने क्या देखा कि अब अपनी थ्योरी को प्रूव करने से पहले कम से कम कुछ ऑब्जर्वेशन तो करनी होंगी, कुछ अवलोकन तो करना होगा अलग अलग जगहों का। तो जब इन्होंने अवलोकन किया तो इन्होंने क्या देखा, ये कहते हैं कि ये हमारी पूरी धरती है, जैसा हमने कल देखा था कि धरती गोल है। एक तो ये, साथ में इन्होंने ये देखा कि ये आपकी भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, ये आपका कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, ये आपका मकर रेखा वाला क्षेत्र है। भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा, ये रेखाएं हैं इसकी। हमें पता है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये है आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है उसकी हमेशा से ही उपस्थिति बनी रहती है। तो सारे साल यहाँ पर सूर्य की किरणें आती रहती हैं और यहाँ पर बहुत तापमान को बढ़ाती रहती है। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है अगर हम देखें यहाँ से, ये है आपकी आर्कटिक रेखा, ये है आर्कटिक रेखा, और ये नीचे है आपकी 66 पर अंटार्कटिक की रेखा। ये जो आपके क्षेत्र हैं इनको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं होती है।
तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने 2 महाद्वीपों को देखा, उनका अवलोकन किया। उन्होंने क्या पाया कि जो महाद्वीप यहाँ पर ऐसे उपस्थित है, जो ये नीचे वाला क्षेत्र है वो तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और जो ऊपर वाला क्षेत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इन्होंने क्या देखा, ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर पाए गए हैं थोड़े बहुत ऐसे साक्ष्य जो ये बताते हैं कि ये क्षेत्र कभी ना कभी रहा होगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी। ये तो उन्होंने अज्यूम किया, लेकिन उन्होंने साक्ष्य ऐसे पाए, वो साक्ष्य जो नॉर्मली आपको इस क्षेत्र में मिलने चाहिए थे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, वो आपको वहां पर जाकर मिले। एक तो ये अवलोकन किया गया। दूसरा इन्होंने क्या देखा कि ये जो आपका महाद्वीप है, जो आधा दोबारा से उष्णकटिबंधीय में है यहाँ तक, और फिर आपका ये नीचे शीतोष्ण कटिबंधीय में है। इन्होंने ये देखा कि जो महाद्वीप का ये वाला भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, वहां पर साक्ष्य पाए गए हैं किस चीज के, कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जैसा एक माहौल है। जैसे हम कहते हैं कि गर्मी बहुत होती है तो उसी तरीके का आपको वनस्पति मिलती है, उसी तरीके के आपको जीव मिलते हैं, उसी तरीके के आपको संसाधन मिलते हैं। तो तापमान के हिसाब से, सूर्य के उपस्थिति के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या उष्णकटिबंधीय तरीके के चीज़ें मिलनी चाहिए या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के हिसाब से। इन्होंने उल्टा देखा, इन्होंने देखा कि जो क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय में है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय के साक्ष्य हैं, और जो क्षेत्र आपका उष्णकटिबंधीय में है वहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय के साक्ष्य हैं। तो ऐसा कैसे मतलब पॉसिबल हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने इस पूरी अवलोकन को जस्टिफाई करने के लिए 2 चीज़ों का सहारा लिया। इन्होंने ये बोला, देखो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो धरती का जो जलवायु है वो चेंज हो गया हो, वो उसमें अंतर आ गया हो, लेकिन जलवायु में अंतर आने के लिए सूर्य की उपस्थिति, धरती का अपनी एक्सिस पर झुकाव, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अंतर आना चाहिए, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन टाइप सा ही है। वो आता रहता है बट वो बहुत धीरे आता है। तो इनका जो पहला जस्टिफिकेशन था कि क्या पता जलवायु में ही परिवर्तन हो गया हो, सूर्य की उपस्थिति में ही परिवर्तन हो गया हो, सूर्य आज यहाँ पर नहीं है कल वहाँ पर था, तो सूर्य की उपस्थिति वैसे ही बहुत ज़्यादा नामुमकिन तरीके से है, क्योंकि सूर्य तो एक ही जगह पर है ना हमारा। तो ये जस्टिफिकेशन ख़त्म कर दी गई। दूसरा रीज़न था, दूसरा जस्टिफिकेशन क्या था कि जो ये आपका पूरा महाद्वीप अभी यहाँ पर है ना, क्या पता पहले ही यहाँ पर ना रहा हो, क्या पता है पहले यहाँ पर ना रहा हो, क्या पता है ये जो आपका महाद्वीप है वो ऐसे आया हो, पहले यहाँ पर था, इसीलिए इसका जो ये वाला क्षेत्र है इसमें भी अगेन शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में था पहले ये, और धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ आया, और अभी जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है तो उसकी जलवायु वैसी हो गई। और लेकिन नीचे जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म है, वो तो कम से कम पुराने वाले ही देखने को मिलेंगे ना आपको। तो दूसरी जस्टिफिकेशन जो थी कि क्या पता महाद्वीप ही विस्थापित हो गए हों, ये जो जस्टिफिकेशन थी वो काफ़ी इनको भाई, और इसको भाने की वजह से बहुत सारे इन्होंने साक्ष्य भी इकट्ठे करने शुरू किए कि जो मैंने बात बोल दी क्या उसको लोग मानेंगे, और अगर मानेंगे तो मैं कैसे मनाऊंगा। तो मनाने के लिए बहुत सारे साक्ष्य इन्होंने इकट्ठे किए। इतना हमें क्लियर है। तो ये तो सबसे पहला है अवलोकन, जिसमें अल्फ्रेड वेगनर ने ये देखा कि बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो जहाँ पर अभी उपस्थित हैं उनके हिसाब से उनका जलवायु पहले नहीं था, वहाँ पर जीवाश्म ऐसे मिले हैं जो अलग क्षेत्र में पाए जाते हैं वो जीव। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया। वो सिद्धांत क्या कहता था? सिद्धांत ये कहता था कि सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला कि आज जैसा धरती अभी आज है, अलग अलग महाद्वीप, कहीं उत्तर अमेरिका उस साइड है, दक्षिण अमेरिका इस साइड है, फिर यूरोप है, फिर आपका एशिया वाला एरिया है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ऐसे अभी तो है, ये पहले नहीं थे ऐसे। तो पहले कैसे थे ये भी तो बता के जाएंगे आप। इन्होंने क्या बोला कि अभी तो ऐसे हैं, लेकिन इससे पहले ये कैसे थे, इस तरीके से। आज से 225 मिलियन साल पहले,
आज से 225 मिलियन साल पहले जो सारे महाद्वीप थे वो सारे के सारे उपस्थित थे एक ही साथ। जैसे अगर हम धरती की बात करें, पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी पर हम लोगों ने ये देखा था कि ये पृथ्वी पे ये भूमध्य रेखा है, ये आपका कर्क रेखा थी, ये मकर रेखा थी, ये आपका दक्षिणी ध्रुव है, ये आपका उत्तरी ध्रुव है। यही हमने देखा था। अगर हम बात करें दक्षिण ध्रुव की, तो आप ऐसा कल्पना कीजिए कि जो सारे महाद्वीप हैं वो दक्षिण ध्रुव के आसपास ही उपस्थित थे। अगर हम इस पूरे को धरती मान ले तो धरती के दक्षिण ध्रुव के आसपास ही जो सारे महाद्वीप थे वो उपस्थित थे। ये सिलसिला है 225 मिलियन साल पहले का, ये कि जहां पर सारे ही एक ही बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सुपर महाद्वीप था जिसका नाम इन्होंने क्या दिया, पेंजिया, जिसको इन्होंने बोला कि ये एक सुपर महाद्वीप है जो पेंजिया है, जो बहुत बड़ा महाद्वीप है और इसके आसपास ही क्या है, पानी है, मतलब बहुत बड़ा सागर है, इसको बोला सुपर महासागर, जिसको नाम दिया गया पैंथालासा, जिसको नाम दिया गया पैंथालासा। महाद्वीप था पेंजिया और आपका महासागर था पैंथालासा। तो पहले तो ये यहाँ पर थे और अब उसके बाद क्या है, धीरे धीरे इन्होंने अपनी जो उपस्थिति है वो करी है चेंज, इसमें लेकर आया है अंतर। और ये पहले इस साइड थे, फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद 150 मिलियन सालों के बाद ये जो एक महाद्वीप था ये दो में टूटा, और ये दो में टूटा तो जो ऊपर वाला हिस्सा था, जो उत्तरी वाला हिस्सा था, उसको बोल दिया गया लॉरेंशिया या फिर इसको बोल दिया गया अंगारा लैंड। इसको बोल दिया गया अंगारा लैंड, इसको नीचे वाले को बोल दिया गया गोंडवाना लैंड। तो पहले एक महाद्वीप था, बहुत बड़ा महाद्वीप, उससे फिर दो हुए, दो से फिर आगे चार टूटे और फिर धीरे 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 करके वो अब अपने, इसके बाद ये हुआ 100 मिलियन साल पहले की बात है, अभी ये इकट्ठे इकट्ठे से हैं। फिर आज जो है यहाँ पर ये जितने भी महाद्वीप उपस्थित हैं इनकी ये उपस्थिति है। तो ये स्टार्टिंग में बोला गया था वैज्ञानिक के द्वारा कि ऐसे ऐसे हुआ होगा, पहले एक महाद्वीप था, फिर दो हुए, फिर दो से चार हुए, चार से फिर पांच, और धीरे 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 करके आज जो महाद्वीप जिस जगह पर हैं उन्होंने वो जगह अपनी ली होगी, इन्होंने ये बोला। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि ये महाद्वीप टूटे क्यों? अगर एक ही महाद्वीप था तो वो टूटा क्यों? पहले वो दो क्यों हुए, फिर वो चार क्यों हुए? कुछ ना कुछ कारण तो पीछे रहा ही होगा उसके। तो वो जो बल है कि किन चीज़ों की वजह से ये जो महाद्वीप हैं वो टूटे हैं और इन्होंने अपना अभी वाला स्थान ग्रहण किया है, उसके मुझे चाहिए कारण। लोगों ने भी पूछे तो लोगों को उन्होंने दिया कारण। कारण देते टाइम उन्होंने क्या बोला कि मैं आपको दो बल बताता हूँ और वो दो बल ऐसे हैं जिनकी वजह से धरती पे एक महाद्वीप से दो हुए, दो से फिर चार हुए और ऐसे ऐसे करके अभी जो उपस्थिति है वो ग्रहण की गई। वो जो दो बल थे, वो दो बल कौन से बताए इन्होंने? एक तो था आपका ज्वारीय बल और एक था आपका पोल फ्लीइंग बल। पोल फ्लीइंग बल कह लीजिए या फिर आप इसको ध्रुवीय पलायन बल भी बोल सकते हैं। ध्रुवीय पलायन बल आप दोनों बोल सकते हैं ऐसे। अब ये जो दोनों बल हैं ये किस किस तरीके से महाद्वीपों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार हैं? जैसे एल्फ्रेड वेगनर ने क्या बताया कि जो सारे के सारे महाद्वीप थे, पहली बात तो एक वो उत्तरी दिशा में जाने लगे और एक वो पश्चिमी दिशा में जाने लगे। देखो ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये मेरी थ्योरी नहीं है, ये एल्फ्रेड वेगनर ने थ्योरी दी थी। ये गलत भी हो सकते हैं, ये सही भी हो सकते हैं, लेकिन इतने बड़े व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा करके ही वो गए होंगे। तो इन्होंने जो चीज़ें बताई उनमें से बहुत सारी चीज़ें सही भी निकली, बहुत चीज़ें गलत भी निकली, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम कुछ बताकर तो वो गए, कुछ उन्होंने अपना योगदान तो दिया भूगोल में कुछ ना कुछ। तो जो ये बातें बोल रहे हैं वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल पत्थर से लिखी हुई लकीर नहीं है इनकी बोली हुई बात, लेकिन फिर भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हम लोगों को इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है।
पढ़ते हैं इन्हें। हम बात कर रहे थे कि जो दो बल हैं ये वाले, उनकी वजह से जो महाद्वीप थे वो एक तो उत्तरी दिशा में जाने लगे और एक वो जाने लगे पश्चिमी दिशा में। कि अगर वो एक महाद्वीप यहाँ पर था, वो टूटा और फिर वो जाने लगा ऊपर की तरफ और वो जाने लगा थोड़ा सा ऐसे पश्चिम की तरफ। यही ही दो विस्थापन जो हैं इन्होंने बताए थे। अब एक तो जो महाद्वीप हैं वो गए उत्तरी दिशा की तरफ और एक गए पश्चिमी दिशा की तरफ। उत्तरी दिशा में जाने के लिए जो बल जिम्मेदार था वो बल था आपका ध्रुवीय पलायन बल, और जो पश्चिम दिशा में जाने के लिए जिम्मेदार था वो था आपका ज्वारीय बल। यहां मैं पश्चिमी लिख रही हूं, यहां पर मैं लिख रही हूं उत्तरी। ये बात ठीक है, लेकिन ये बता तो दिया, लेकिन अब कैसे, क्या ऐसी चीज हुई, क्या ज्वारीय बल है, क्या ध्रुवीय पलायन बल है, ये तो बता दीजिए पहले। तो वो उन्होंने बताया, हम भी बताएंगे। मैं आपको बताती हूँ कि क्या है ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल। पहले बात करते हैं ध्रुवीय पलायन बल की। देखिए ये जो बल है ना आपका, ये आप ऐसे कल्पना कीजिए कि ये आपका पूरा धरती है, यहाँ पर कोई चीज है यहाँ पर कोई चीज है जो उपस्थित है। आपको ये भी पता है कि जो धरती है अपनी एक्सिस पर भ्रमण कर रही है, घूम रही है ऐसे ऐसे करके। तो धरती जो है वो कर रही है रोटेट। इसको हम और भी क्या कह देते हैं, धरती का घूर्णन। ये भी कर रही है, घूम रही है अपनी एक्सिस पर। इस घूमने की वजह से एक जो बल है वो होता है उसका जन्म, वो बल है आपका ध्रुवीय पलायन बल। जैसे आप मानिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, इस धागे के बिल्कुल लास्ट में आपने लगा रखा है एक बहुत बड़ा पत्थर। ठीक बात है। आप इस तरीके से मानिए कि ये एक पोल है, एक डंडा टाइप सा है, इस पर आपने ये धागा बांधा और धागे के अंत में आपने पत्थर बांध दिया। इसको आप कल्पना कर सकते हैं, जब तक ये पोल मतलब ये जब जो डंडा हमने लगा रखा है, जब तक ये घूम नहीं रहा तब तक ये जो आपका पत्थर है वो नीचे की दिशा में ही झुका रहेगा। जैसे ही ये पोल घूमना शुरू करेगा वैसे ही ये धीरे धीरे करके क्या है ऊपर की तरफ आकर ऐसे आना शुरू होगा। ये पूरा बल, ये एक पूरा डंडा था, इसके ऊपर नीचे से पत्थर लटका रखा था हमने। ये जब तक नहीं घूम रहा तब तक कुछ नहीं हो रहा। जब ये घूमने लग गया तो धीरे धीरे करके वो जो आपका पूरा धागा और पत्थर है वो भी ऐसे घूमना शुरू कर जाएंगे। तो वो जो चीज नीचे की तरफ थी वो क्या होगी, ऊपर की तरफ आना ऐसे शुरू हो जाएगी। तो जो भी चीजें ध्रुव के पास थी वो सारी की सारी कहाँ आ गई, ऊपर की तरफ आ गई। इसी बल को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पलायन बल। की ध्रुव से चीजें चली जाती हैं। और वो ध्रुवीय पलायन बल आता क्यों है, क्योंकि धरती कर रही है घूर्णन अपनी एक्सिस पे। पहली चीज ये होगी, इसीलिए जो महाद्वीप थे वो नीचे से लेकर गए ऊपर की तरफ। एक तो उन्होंने ये बताया, साथ में इसकी लिमिटेशन भी है। इसका एक आप कह लो कि एक क्रिटिक है। वो क्या कहते हैं कि ठीक है यहां तक तो वो एक भूमध्य रेखा तक तो वो आ गए, लेकिन भूमध्य रेखा से ऊपर कैसे गए ये तो बताया ही नहीं आपने। वो बता के तो चले गए कि हाँ इस वजह से ऊपर की तरफ आ रहे होंगे, वो कितना ऊपर की तरफ जाएंगे ये बता के नहीं गए। तो लोगों ने पूछ भी लिया तो वो नहीं बता पाए। तो ये सबसे बड़ी एक क्रिटिक भी था कि ये जो बल है वो सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा तक आने के लिए जिम्मेदार है, उसके आगे जाने के लिए जिम्मेदार ये नहीं था। तो लेकिन मूवमेंट तो हुई, विस्थापन तो हुआ उत्तर दिशा की तरफ। दूसरा हम बात करते हैं दूसरे बल की, जिसमें हम बात करेंगे ज्वारीय बल की। देखो ज्वारीय बल क्या है, आप इसको टाइडल फोर्स भी बोल सकते हैं। जैसे हमें ये पता है कि जो सूरज और चंद्रमा, इनका गुरुत्वाकर्षण हमारे धरती पर ज्वार भाटा आने के लिए जिम्मेदार होता है। वो कैसे जिम्मेदार होता है वो देख लेते हैं एक बार। जैसे क्या होता है कि ये आपका धरती है, यहाँ पर ये महाद्वीप है, ये आपका यहाँ पर एक पानी है, फिर दूसरा महाद्वीप है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि सूरज है, धरती और अपनी एक्सिस पर घूम रही है। जैसी धरती घूम रही है उसी के साथ साथ जो सूरज है वो अपने गुरुत्वाकर्षण से जो पानी है उसको अपनी तरफ खींच रहा है। धरती भी घूम रही है, सूरज भी खींच रहा है इस पानी को, और
एक तो हो गया पानी, अब कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो पानी की दिशा जाने की होगी ये। और धरती के घूमने की वजह से क्या हो रहा है, आप एक कल्पना कीजिए, एक बाल्टी में पानी है, उस पानी की बाल्टी को आप घुमा दीजिए ऐसे, आप देखेंगे कि जो पानी है वो जाता है विपरीत दिशा में। तो जहां पर जो चीज घूम रही है उसके विपरीत दिशा में जाता है पानी, है ना। तो जब धरती वहां घूम रही है तो जो पानी है वो कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा। तो इन दोनों चीजों की वजह से, सूरज के और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से और धरती के अपने एक्सिस पर घूमने की वजह से, जो पानी है वो जाता है पश्चिमी दिशा की तरफ, क्योंकि धरती घूम रही है कहां से कहां, पश्चिम से पूर्व दिशा में। और इस वजह से वेगनर ने ऐसा समझा कि ये पानी जो यहाँ पर जा रहा है, इस वजह से जो महाद्वीप है ये अपनी उपस्थिति से थोड़ा 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 करके इस साइड चलता चला जाएगा। तो आज ये यहाँ पर है, कल ये यहाँ पर होगा। तो इतना जो विस्थापन है वो हुआ है क्योंकि ज्वारीय बल लगा है सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की वजह से और धरती के अपने एक्सिस पर घूर्णन की वजह से। इसे हम कहते हैं ज्वारीय बल। तो ये जो दो चीजें हैं ये आपको क्लियर हो, जहां पर हम लोगों ने इस ज्वारीय बल की बात करी है। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे इसमें, ये तो हम लोगों ने बलों की बात कर ली। अब इन्होंने ये बताया कि ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं, हम आपने जैसा बोला मान लेते हैं, लेकिन कुछ एविडेंस तो दे दीजिए, कुछ साक्ष्य तो दे दीजिए। तो उन लोगों की जस्टिफिकेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, उन लोगों के क्वेश्चन को सेटिस्फाई करने के लिए आया है आपके नए नए साक्ष्य जो वेगनर ढूंढ कर लेकर आए। इन्होंने क्या देखा, पहला जो सिद्धांत इन्होंने दिया उसमें इन्होंने बताया कि आप इन दोनों महाद्वीपों को देखिए, क्या ऐसा नहीं लगता कि दोनों महाद्वीप पहले इकट्ठे थे? क्या इनको देखकर नहीं लगता ऐसा? क्योंकि बिल्कुल ही आपस में फिट हो रहे हैं। जो आपका दक्षिण अमेरिका है वो अफ्रीका से फिट हो रहा है, जो आपका उत्तरी अमेरिका है वो यूरोप से फिट हो रहा है। तो ये जो सिद्धांत का एक पहला साक्ष्य है माफ कीजिएगा, हल्की सी आवाज परेशान कर सकती है आपको, बट पहला जो सिद्धांत का साक्ष्य है वो है जिग्सॉ फिट। ऐसा लगता है कि जो सारे महाद्वीप थे पहले आपस में इकट्ठे ही थे, उसके बाद धीरे 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 करके ये आपस में अलग हुए हैं। तो ये पहला सिद्धांत का साक्ष्य है जिसको लोगों ने बहुत अच्छा सराहा कि हाँ सही बात है, आप कुछ ना कुछ अगर कह रहे हैं तो अच्छा ही कह रहे होंगे। तो ये बात हुई। इन्होंने सेकंड जो साक्ष्य दिया वो था भूवैज्ञानिक उपयुक्तता। ये क्या कहती है कि जैसा आपको साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में जो पहाड़ पर्वतमाला आपको दिखती है, सेम ही तरीके की जो पर्वतमाला है वो आपको अफ्रीका के इस एरिया में मिलेगी, क्योंकि दोनों सेम है, क्योंकि पहले आपस में जुड़े हुए थे और इसीलिए अब जो है अब ये अलग हो गए हैं। तो ये अलग अलग हो गए, लेकिन पहले तो सेम ही थे, एक ही जगह पर थे पहले तो ये दोनों बताई गई बातें। यहाँ पर जो पहाड़ थे वो सेम पहाड़ हैं इस वाले क्षेत्र में। जो यहाँ पर चट्टानें पाई गई साउथ अमेरिका में, चट्टानें जो ब्राजील में पाई गई, वही चट्टानें जो हैं वो आपको अफ्रीका के इस घाना वाली जगह पर मिली। तो ये क्या मतलब है, क्योंकि आपस में पहले इकट्ठे रहे होंगे, ये सेम ही चट्टानें हैं, सेम ही पर्वतमालाएं हैं, इसका मतलब पहले इकट्ठे थे। सेकंड सिद्धांत का साक्ष्य इन्होंने ये दिया। थर्ड सिद्धांत का साक्ष्य जो दिया गया वो था बर्फ का जमाव। देखो बर्फ के जमाव कह लो, टिलाइट डिपॉजिट्स कह लो, ऐसा देखा गया था कि जो चीजें अफ्रीका के साउथ में पाई गई, ग्लेशियर्स, यहाँ पर पहले ग्लेशियर्स रहे होंगे और जो ग्लेशियर अपने साथ लेकर चीज़ें आते हैं, जब वो आगे की तरफ चलते हैं, वो सारे जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं, अंटार्कटिका में भी हैं, अर्जेंटीना वाले एरिया क्षेत्र में भी हैं, भारत में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं। जबकि अब तो ये ऐसे हैं। तो ये क्या बताते हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं सेम ही ग्लेशियर्स के द्वारा लेकर आया गया, हिमानियों के द्वारा लेकर आया गया जो कोई भी पत्थर है, कोई भी चट्टान है, आपको हर जगह तो मिल रहा है वो इसका मतलब क्या है, पहले इकट्ठे थे ये। तो ये बर्फ का जमाव भी एक साक्ष्य है इस सिद्धांत को सही तरीके से प्रूव करने के लिए। ये बात है। फिर बात आती है आपके जीवाश्म साक्ष्य की, कि बहुत सारे जीव, बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी मिली हैं जो कि यहाँ पर भी रहती हैं और यहाँ पर भी रहती थी।
इनके हमें मिले हैं अवशेष, जीवाश्म हम इन्हें कहते हैं। तो देखो दो ही चीजें हैं, जो आपका जीव आपको साउथ अमेरिका में मिला वही जीव आपको अफ्रीका में भी मिला। इसका मतलब क्या हो सकता है कि या तो वो बहुत जल्दी तैर के चले जाते होंगे, जो कि मतलब नामुमकिन सा ही लग रहा है कि इतना बड़ा महासागर कैसे तय कर पाएंगे आप। तो या तो ये कर सकते थे, या फिर इसका एक और साक्ष्य है कि क्या पता आपस में इकट्ठे ही रहते हो ये, और जो जीव हैं वो यहाँ वहाँ होते रहे हो। तो ये भी एक साक्ष्य है इसका, है ना। तो ये सारी बातों से काफी ज्यादा जो लोग हैं उन्होंने आपस में जुटा लिए कि हाँ ये जो व्यक्ति है वो सही कह रहे हैं। इसके बाद एक और दिया, उसके बाद एक और चीज की बात करी जिसमें इन्होंने प्लेसर जमाव की बात करी। देखो प्लेसर जमाव क्या होता है? प्लेसर जमाव होता है कि मुझे ना कहीं पर ये सारे के सारी चीजें मिली हैं। मान लेते हैं मुझे कि ना जो सोना है, सोना मिला है मुझे यहाँ पे, लेकिन सोने की जो चट्टानें हैं वो आसपास कहीं पे भी नहीं है। सोना तो उपस्थित है लेकिन चट्टानें अनुपस्थित हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा वैसे हो सकता है क्योंकि जो सोना आपको मिला है, जैसे घाना में आपको सोना मिला है, यहाँ पर है वो घाना देश, उसके बिल्कुल साथ में जो ब्राजील देश है उस ब्राजील में है सोने की चट्टानें। तो हवा के थ्रू, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा और बहुत सारी और चीज़ों के द्वारा जो ये सारी सोने के थोड़े बहुत जमाव हैं ये आकर यहाँ पर आकर रख दिए गए थे। इसका मतलब जो चट्टानें यहाँ पर नहीं भी हैं उनके भी अवशेष कैसे मिल गए आपको यहाँ पे? इसका मतलब कहीं ना कहीं से तो वो आए होंगे। कहाँ से आए हो? ब्राजील वाले एरिया से आए हैं, ब्राजील के क्षेत्र से आए हैं, है ना। तो ये जो पूरा का पूरा एक साक्ष्य दिया गया, इसके बलों के बारे में बताया गया, बहुत सारी जो अवलोकन किया गया कि किस क्षेत्र में कौन सा तापमान रहना चाहिए, कौन सा तापमान नहीं रहना चाहिए। उन अवलोकनों के आधार पर बहुत सारे जो सिद्धांत हैं वो दिए गए, जिनमें से एक को सही तरीके से समझा गया, माना गया कि जो महाद्वीप हैं पहले इकट्ठे थे और उसके बाद में वो हुए हैं विस्थापित। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब हमने ये सब पढ़ लिया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें कमी क्या है, कि इसके बाद ही सब कुछ क्यों नहीं रुक गया, बाकी और लोग क्यों रिसर्च करने लगे हुए थे, क्यों लोगों को इतना था कि हम और भी चीज़ों के बारे में पता लगा लें, इसने सही नहीं कहा? क्योंकि बहुत सारी इसमें कमियां थी। कमियां क्या थी? पहली सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि इन्होंने जो बलों के बारे में बताया कि ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल, ये दोनों बल बहुत ही ना कमजोर बल हैं। ये इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को अपनी जगह से विस्थापित नहीं कर सकते। और ध्रुवीय पलायन बल तो सिर्फ और सिर्फ आपके दक्षिण ध्रुव से महाद्वीपों को भूमध्य रेखा तक लेकर आ पाएगा, लेकिन उसके ऊपर तो वो नहीं लेकर जा पाएगा। तो वहां पर वो एक कमी साबित हो गई। दूसरी कमी साबित हो कि ज्वारीय बल जो है वो इतना कमजोर बल है कि वो पूरे के पूरे महाद्वीप को अपनी पूरी जगह से विस्थापित नहीं कर सकता। तो बलों की कमजोरी सबसे पहला इसका कमी थी, पहली चीज ये। दूसरा, इन्होंने क्या देखा? इन्होंने ऐसा समझा कि जैसे एक तो पानी है, पानी के ऊपर कॉन्टिनेंट जो है, महाद्वीप जो है वो तैर रहे हैं। जैसे पानी में नाव तैरती है ना, वैसे ही महाद्वीप भी तैर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक तो हमारा जो है भूपर्पटी भूमि वाली है, एक भूपर्पटी सागर वाली है ना, आपस में जुड़ी हुई हैं दोनों। तो इन्होंने जो सागरीय भूपर्पटी थी उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया। उनके हिसाब से बस पानी है, पानी के नीचे क्या है मुझे नहीं पता, और पानी के ऊपर बस ये महाद्वीप जो है वो तैर रहे हैं और तैरते रहते हैं। इसीलिए जो ज्वारीय बल है वो भी इनको खिसकाता रहता है। सबसे बड़ी दूसरी कमी ये थी। दूसरा, पहला हो गया कमी, दूसरी कमी हो गई। फिर तीसरी कमी की हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे, उन सब का जवाब देने के चक्कर में बहुत बार जवाब हो गया ऐसा कि कोई सेंस नहीं बन रही कि आप ये जवाब दे तो रहे हैं बट आपको खुद को नहीं पता लग रहा कि आप बोल क्या रहे हैं। तो उन्होंने ये लोगों को कन्विंस करने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी कि हाँ इसका जो कारण है वो यही ही है, लेकिन उसके पीछे कोई भी वैज्ञानिक तथ्य साबित नहीं हो पाया। तो ये सारी कमियां थी, बलों का कमजोर होना, उन्होंने सागरीय जो भूपर्पटी है उसके बारे में जिक्र ही नहीं किया, और साथ में बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही एक सभी चीज़ों का उत्तर देने वाली एक ही सिद्धांत उन्होंने बनाने की कोशिश करी। तो वो सभी कमियों के कारण जो है इन सिद्धांतों को बहुत ज़्यादा
जो तवज्जो है वो नहीं दी गई, लेकिन फिर भी ये पहले इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में दुनिया को बताया। इसके बाद इस थ्योरी के ऊपर, सिद्धांत के ऊपर बहुत सारे लोगों ने काम किया, इनकी पूरी चीज़ों को सराहा गया और उसके बाद बस ये बताया गया कि जो ये बल आपने बताए हैं वो बल सही नहीं है, जो बल होंगे वो हम उसके अलग से अनुसंधान कर लेंगे, है ना। तो वो जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने आगे और सारे सिद्धांत दिए वो हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। इस पूरे सिद्धांत को आप लोग पढ़िए, शुरुआत से पढ़िए, बीच में इसको रिवाइज कीजिए, आप इसको लिख कर देखिए, इसके जितने भी प्रश्न हैं वो उनको उत्तर करने की कोशिश कीजिए। और फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें समस्या आती है, डाउट्स आते हैं, तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उनको रिजॉल्व करेंगे। तो कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू सो मच।